Hello everyone, I am Sijan Bharadwaj and today students I am going to take the next lesson of our syllabus which is chapter number 15 and you can see the name over here, our environment. This is the last chapter for this session क्योंकि पहले वाला जो चैप्टर है 14 और उसके बाद 16 जो चैप्टर है for this year CBSE has deleted these two chapters for your final exams. तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस सेशन के हिसाब से. जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सभी स्टूडेंट को एक्सक्लूसिव रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हो पाएंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस भी आप उतने ही प्यार और सम्मान के साथ देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए. I will try my best to give the maximum previous year questions and different type of objective as well as you can say explanatory questions at the revision time. So with this chapter, as we know, our environment means the surrounding. Surroundings, you can add the word. That means whenever we look in our all sides, whatever we find, that makes our surrounding, or you can say that makes our environment. Environment is comparatively an exclusive term. It is an exclusive term which contains livings as well as non-living components of our surrounding. You might have heard this word so many times. बहुत बार आपने इस वर्ड को सुना होगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है या पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है. तो एनवायरनमेंट में वहां के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और वहां की जो लिविंग कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशंस, मे बी द टेम्परेचर, मे बी द रेनफॉल, मे बी द सॉइल क्वालिटी, मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सभी फैक्टर मिल करके एनवायरनमेंट तय करते हैं. एंड स्टूडेंट, एनवायरनमेंट में जब हम लिविंग और नॉन लिविंग के लिए टर्म यूज करेंगे तो लिविंग के लिए पर्टिकुलर टर्म हमारे पास रहेगी बायोटिक और नॉन लिविंग के लिए हम टर्म यूज करेंगे एबायोटिक. These are the similar terms as we have heard like sexual and asexual reproduction. केवल A आप आगे अप्लाई करेंगे and the term will become opposite in meaning. तो बायोटिक means living. हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं बहुत सारी लिविंग चीजें हमें दिखाई देते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स, देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स, देयर आर बर्ड्स, देयर आर इंसेक्ट्स एंड देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू अस. ये सभी लिविंग कंपोनेंट कहलाएंगे. अब जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं एनवायरनमेंट में सराउंडिंग या सराउंडिंग अगर हम बोलें तो हमारी अर्थ का पूरा एक ऐसा जोन है जिसको लाइफ पॉसिबल जोन बोलते हैं, विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर. जहां तक लाइफ संभव हो सकता है उस पूरे जोन को हम बायोस्फीयर टर्म देते हैं. तो ये जो बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर की एक यूनिट जो हम यहां डिस्कस करेंगे या हमारे एनवायरनमेंट की जो यूनिट हम यहां डिस्कस करेंगे, दैट यूनिट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बड़ी सिंपल सी बात है. इकोसिस्टम इज नॉट ए very difficult thing to understand. In any given area, किसी भी एरिया की बात करें आप, all living organisms interact with their surrounding non-living things. कोई भी प्लांट है वो अपनी सॉइल, अपने टेम्परेचर, साथ की एटमॉस्फेयर उसके साथ इंटरेक्ट करता है. एनिमल अपने प्लांट के ऊपर सराउंडिंग प्लांट से फूड के लिए इंटरेक्ट करते हैं. एनवायरनमेंट के साथ लिविंग बीइंग अपनी ऑक्सीजन अमाउंट के लिए डिपेंड करते हैं. एनवायरनमेंट के साथ वो टेम्परेचर नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं. तो इस सारे को हम कहेंगे इंटरेक्शन. सो इन एनी गिवन एरिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. और ऐसे में क्या होगा, टू मेंटेन ए बैलेंस इन द नेचर, कि हमारी जो नेचर है उसमें एक बैलेंस बनाने के लिए ऐसा सब कुछ चलता रहता है. तो इस तरह की जो यूनिट है जहां लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाएगा, दैट यूनिट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. All the living interact with the non-living
लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट दे कैन टेक और यू कैन से दे कैन फुलफिल देयर नीड्स, और साथ ही नेचर में एक बैलेंस भी बना रहे। ये जो इकोसिस्टम टर्म है, दिस इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन इन 1935 A.G. Tinsley, A.G. Tinsley। ये नेम है हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट का जिन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। अब जब इस टर्म की बात हम करते हैं A.G. Tinsley, तो इस टर्म को ठीक से स्टडी करिए, राइट डाउन कर सकते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, राइट। कंपेराइजिंग जो मिलकर के बनती है लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, कैसे करेंगे इंटरेक्ट? बाय मीन्स ऑफ फूड चेन्स, बाय मीन्स ऑफ फूड चेन एंड केमिकल साइकिल्स, केमिकल साइकिल्स। दोबारा सुनेंगे। In 1935, A.G. Tinsley, which is a biologist, he introduced the term ecosystem. Ecosystem का मतलब ये है structural and functional unit of biosphere comprising of living and non-living components, ठीक है, which interact with each other by means of food chains and chemical cycles। याद रहेगी बात आपको? तो ये बात आपने समझनी है कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट को लिविंग बोलेंगे, दूसरे को नॉन लिविंग बोलेंगे, और इकोसिस्टम में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग है दे हैव द इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ एक तरह से डिपेंडेंसी चलती रहती है। लिविंग नॉन लिविंग से अपना मटेरियल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हम लिविंग हैं तो हम वाटर कंज्यूम करते हैं, एयर कंज्यूम करते हैं, ये तो नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया। प्लांट से फूड लेते हैं, वो लिविंग हो जाएगा, लेकिन आपस में इंटरेक्शन हो गया। बदले में हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं, हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, वो दोबारा आपका एनवायरमेंट में चला जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग की जो यूनिट होती है इकट्ठा मिलकर के, दैट यूनिट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। उस यूनिट के लिए वर्ड यूज किया गया है इकोसिस्टम। याद रहेगा आपको? दैट्स गुड। There can be one more definition for ecosystem. Self-sustaining and self-regulating. Self-sustaining and self-regulating unit of living things and non-living environment which interact with each other. दोबारा सुनिए। सेल्फ सस्टेनिंग, जो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग का मतलब वो अपनी अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे की नीड को फुलफिल करने के लिए। सो सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स plus non-living environment, these together make the ecosystem, right? They interact with each other. एक सिंपल सी इक्वेशन बना देते हैं कई बार हम, बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, दे टुगेदर मेक इकोसिस्टम। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं।
अब इसके एग्जाम्पल समझ लो, बहुत आसान है। किसी भी एक जोन को जो आपके दिमाग में आए उस जोन को कंसीडर करिए। दैट मे बी योर कॉलोनी, दैट मे बी ए फॉरेस्ट, दैट मे बी ए गार्डन, दैट मे बी ए जू, दैट मे बी ए ओशन, दैट मे बी ए ग्रेट डेजर्ट, एनीथिंग वॉट एवर यू कैन इमेजिन ऑफ, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर सर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहां के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक नेचर में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं, वो नेचर की कोई भी यूनिट अपने आप में क्या कहलाएगी? इकोसिस्टम। दैट मस्ट कंटेन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ टाइप ऑफ थिंग्स। अकेले लिविंग से इकोसिस्टम नहीं बनेगा और अकेले नॉन लिविंग से भी नहीं बनेगा, दोनों का मिला करके इकोसिस्टम फॉर्म होगा। As I have written over here, biotic and abiotic both type of things. Biotic means living. That living may be plant, they may be animal, they may be microorganism, whatever they are. ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। आई होप अब तक आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ए सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट which interact with each other, that is called ecosystem. 1935 ईयर बताया आपको, एजी टेंसली साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, ये दोनों टर्म भी 1 मार्क के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम में आखिर होता क्या है। तो इकोसिस्टम में 2 बेसिक प्रोसेस चलते रहते हैं। 2 बेसिक प्रोसेसेस विच गो ऑन इन एन इकोसिस्टम। 2 basic processes, TWO2 basic processes. In an ecosystem. फर्स्ट होगा साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, एंड सेकंड हमारे पास जो रहेगा दैट इज अबाउट यू कैन से फूड। सो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो। फूड से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी फ्लो। आगे डिस्कस करूंगा आपसे फूड चेन के बारे में, वहां आपको डिटेल में बताया जाएगा कि हाउ द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो 2 ये प्रोसेस रहेंगे। एक है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल साइकिल होता रहता है। जैसे आप बच्चों ने 9th क्लास में ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल पढ़े थे ना। तो मटेरियल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है, फिर वापस पहले वाली फॉर्म में आ जाता है। इट इज कॉल्ड साइक्लिंग। सेकंड चीज आपने ध्यान करनी है कि जब भी मटेरियल की साइक्लिंग होती है तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर से गुजरता है, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे कि कौन से बेसिक प्रोसेस इकोसिस्टम में चलते हैं। तो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की कितने टाइप्स पॉसिबल हैं। सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम की कितने टाइप पॉसिबल होते हैं। देखो बेटा, जब किसी चीज की टाइप बनाते हैं तो कोई पैरामीटर डिसाइड करना पड़ता है कि इस बेस पर हम बात करेंगे। तो इकोसिस्टम को 3 बेसिस के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। तो इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड ऑन द 3 बेसिस और 3 पैरामीटर्स। तो दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर हम डिवाइड करेंगे। 3 बेस रहेंगे हमारे पास। एक बेस रहेगा नेचर, कि जो इकोसिस्टम है उसकी अपनी नेचर क्या है। ठीक है, क्या वो मैनमेड है या वो आर्टिफिशियल है, सॉरी मैनमेड है या वो नेचुरल है। तो नेचर के बेस पर 2 टाइप बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप बनेंगे। एक टाइप बन जाएगी नेचुरल, दूसरी टाइप बन जाएगी मैनमेड। मैनमेड इज आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल, राइट। नेचुरल फॉरेस्ट है, किसी ने नहीं बनाया, वो प्रकृति ने बनाया। ओशियंस है, रिवर्स है, ग्रास लैंड है, दीज आर द नेचुरल।
लेकिन बहुत सारी चीजें इंसान खुद क्रिएट करता है। यू माइट हैव सीन सम एक्वेरियम। एक्वेरियम समझते हैं? एक छोटा सा ग्लास हाउस होता है जिसमें एक से ज्यादा फिश कई बार रखी जाती हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। लेकिन वही एक्वेरियम बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। समटाइम कुछ ऐसे सिटीज में आपको मिल जाएगा जहां एक्वेरियम काफी लंबे चौड़े एरिया में मिल सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिश आर मेंटेन्ड देयर। जापान जैसे कंट्री में एक्वेरियम ग्लास की वॉल से और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़े साइज के बनाए गए हैं। यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोज आपको देखने को मिल सकते हैं। मैनमेड की जब बात करते हैं तो मैनमेड में आपके पास ये एक्वेरियम तो एक एग्जांपल है। जो दूसरा एग्जांपल हो सकता है जो इंसान खुद मेंटेन करता है। एक गार्डन इंसान खुद मेंटेन करता है अपनी चॉइस से, कौन से प्लांट लगाने कौन से हटाने। एक ग्रास लैंड की बजाय क्रॉप लैंड की अगर बात करें, खेत की बात करें, किसान की चॉइस होती है कि वहां पर मुझे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। तो जो इंसान ने डेवलप किए वो हो जाएंगे मैनमेड या आर्टिफिशियल, और जो नेचर ने क्रिएट किए दे आर नेचुरल। सिंपल। सेकंड हमारे पास जो रहेगा पैरामीटर दैट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए कोई चीज अवेलेबल रहती है। क्या वो परमानेंट है? नेचर में परमानेंट और टेम्पोरेरी। परमानेंट जैसे अभी हम ओशन की बात कर रहे थे, ओशंस आर द परमानेंट, डेजर्ट्स आर परमानेंट, फॉरेस्ट को भी ऑलमोस्ट परमानेंट कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास कई बार बारिश होती है और बारिश से हमारे आसपास के घरों में कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, छोटे मोटे डिचेस बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, छोटे छोटे कई बार लेक्स क्रिएट हो जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, जो चीजें डिसअपियर हो जाएंगी दे आर टेम्परेरी। तो ड्यूरेशन के बेस पर दो रहेंगे। और तीसरा जो पैरामीटर रहेगा हमारे पास दैट इज साइज। साइज के बेस पर हम कह सकते हैं लार्ज और स्मॉल। दैट में बी लार्ज और दैट में बी स्मॉल। हालांकि इसके अलावा भी और भी हमारे पास पैरामीटर हो सकते हैं, बट आप तीन याद करिए। पहला पैरामीटर है नेचर, दूसरा है ड्यूरेशन, एंड थर्ड पैरामीटर क्या है हमारे पास दैट इज साइज। So these are the three basic parameters on which we can decide the type of the ecosystem. So ecosystem को define करना है पहले हमने। What is ecosystem? I told you that is a self-sustaining or self-regulating unit of environment. ठीक है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। Then I told you कि हमारे पास किसी भी लिविंग इस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चलते हैं। I told you there are two type of processes. एक आपको बताया साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, सेकंड एनर्जी फ्लो। उसके बाद हम कर रहे हैं टाइप्स की बात कि टाइप हमारे पास पैरामीटर के बेस पर, नेचर के बेस पर, ड्यूरेशन के बेस पर और साइज के बेस पर। ठीक है, याद रह जाएगी बात आपको। तो ये आपको ध्यान करना है कि हमारे पास इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम एंड देयर टाइप्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। You can repeat the video to see it properly and to understand it. If you have any doubt, please ask me again. I will wait for your comments. And in my next video, I will share what are the main components of an ecosystem in detail. So wait for the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.